So today we are going to discuss about the Gupta dynasty or Gupta dynasty. Without just wasting the time, let's go to start this one. As you can see, I am having a map in which you can see how the dynasty was spread in India and outside the India also. Here you can see one political map, the geographical included. I have just used this one. This is just showing that where the Magad was there and where the capital and where that portion of the Gupta dynasty was there. What we have to read here, the important king's name I'm just written here, this one portion actually. Starting with the Chandragupta first, Samudragupta, Ramgupta, Chandragupta second, which is often called as the Vikramaditya, Kumargupta, and then last Kumargupta third is there. But basically the dynasty not starts from here. I will tell how to write and how to figure all the things. What are the important things from this chapter? Chandragupta, Samudragupta, Chandragupta second, Kumargupta, Skandagupta, administration under the Guptas, the economical factors and how they were getting the revenue, musical instruments, development of Sanskrit, science and technology, and art and culture. Okay, it's not mentioned here, but we will discuss. Here, let's go one by one. Here it is written as there was a political unit. The topic is actually defining that why it was called as the golden age of the history, स्पेशली फॉर द इंडियन वन. इसे स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता था? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स है कि पॉलिटिकल यूनिट्स फॉरेन रोल जो थे वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुके थे और पीस और प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी हिंदुस्तान में. कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो करेक्टर था वो बहुत अच्छा था, टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छी थी, कोई हार्ड पनिशमेंट नहीं था, लोग खुशी खुशी दे देते थे जो भी टैक्स रेवेन्यू के लिए होता था. और हिंदुज़म के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ब्राह्मणवाद जो था मतलब ब्राह्मण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी वो इसमें थी. और संस्कृत का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि संस्कृत जो है दैट इज़ वन ऑफ द ओल्ड लैंग्वेज रिलेटेड विद द हिंदुज़म. तो अगर वो अच्छी फलती फूलती है, डेवलप होती, तो हम मानते हैं कि हिंदुज़म का अच्छा हुआ है, धर्म का भी इसमें विकास होता है. और आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में तो है ही, फ्लोरिस्ट हुआ अच्छे से, मतलब फैला फूला. और एक और इसमें है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग इस टाइम पर आए, मतलब कुछ ज्योग्राफी से जुड़े हुए लोग आए, कुछ ब्लैक मैजिशियन भी उनका भी नाम है. हालांकि वो एक विवाद का मुद्दा है कि आप उसको अचीवमेंट मानते हैं कि नहीं, बट वो थे. फिर उसके बाद जो है वो कालिदास थे, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, धन्वंतरी थे, ये सब इन्हीं के समय में आए थे. एक आर्गूमेंट है इसके खिलाफ भी दैट एक्सटेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडलिज्म अब जो होता है जमींदारी व्यवस्था, वो एक परेशानी का सबब था. और एक लार्ज सेंट्रल आर्मी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, मतलब राजा के जो सिपह सलाहर के अलावा जो उनके अधिकारी होते हैं वो थोड़े कम हुआ करते थे शहरी और गांव क्षेत्र में. तो थोड़ा सा एक कार्य जो है, जैसे अभी कलेक्टर और नगर आयुक्त ना रहें, सरकारी कर्मचारी ना रहें, तो थोड़ा सा अभाव होता है काम में. तो वही एक चीज़ है. और डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स है ना, वही जमींदार जो थे वो और बढ़ने लगे. और भी है, ट्रेड कुछ जगहों पे बहुत कम भी हुआ है, कुछ में ज़्यादा भी हुआ. जैसे आप पढ़ेंगे विक्रमादित्य के समय जब समुद्री रास्ता मिला तो थोड़ा सा बढ़ा, बट इन्होंने जब विदेश थे कि आप जब भी अपने देश से विदेशी लोगों को खदेड़ेंगे तो आपका व्यापार ठप होगा, है ना. फॉर एग्जांपल आपने अपने शहर से आईफोन सैमसंग को हटा दीजिए तो विदेशी चीज़ें नहीं आएंगी तो दिक्कत आपको भी होगा, टेक्नोलॉजी सब दूर हो जाएंगे, है ना. और अगर आप उनका हटाएंगे तो आपकी भी चीज़ें वहाँ पे जानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी. तो ये तो था, इन्होंने विदेशी आक्रांताओं को थोड़ा सा हटाया तो मार्केट भी थोड़ा डिस्प्लेस हो गया. खैर, वर्ण डिस्टिंक्शन जो है, वही वर्ण व्यवस्था जो है वो इनके लिए, इनके हिसाब से थोड़ी अच्छी थी, हिंदुज़म के हिसाब से अच्छी थी, क्योंकि हिंदुज़म में वो था. तो अगर वो चीज़ फलती फूलती है तो मतलब हिंदुज़म को वो बूस्टअप करती है. बट दूसरे नज़र से देखेंगे कि दैट अनटचेबिलिटीज़ वाज अ मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस डेज, तो इसके हिसाब से वो एक ख़राब चीज़ भी था. खैर, और डिक्लाइन द स्टेटस ऑफ द वुमन, दिस इज you will find in the history that in the Vedic and Uttar Vedic, this period was called as the Uttar Vedic. So in the Uttar Vedic, really there was a decline in the status of the woman. So that was a matter to concern, that why they are just saying this Gupta Kal was a golden era. तो ये मैं भी मानता हूँ कि एक है पॉइंट. खैर, टॉपिक पर आते हैं. आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने एक स्केल बनाया हुआ है, मतलब लिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया, मैंने कहीं से इसको लिया है आपकी सुविधा के लिए. इसमें आप देख सकते हैं कि 200 के बाद जो है श्रीगुप्त से स्टार्ट होता है, श्रीगुप्त को घटोत्कच का जाते हैं, और कैसे कैसे ये फिर ये ईयर चलता है और ये यहाँ पे एंड होता है 500 ईस्वी पे, है ना. चलिए, पहला आते हैं फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी. श्रीगुप्त के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम भी उन्हीं के बारे नाम से ही हम स्टार्ट करेंगे. फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन हुआ ये था कि ये एक छोटे से मतलब एक जगह के राजा हुआ करते थे, तो इनका प्रभाव उतना था नहीं. तो ये सिंपल एक किंग थे
है ना। तो इन्होंने एक और भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि इनके जो पिता जो भी थे, उनका नाम हिस्ट्री में ढंग से मिलता नहीं है, बट इनके जो पिता थे वो किसी राजा के अंडर में दीवानी का काम करते थे, मतलब छोटा मोटा टैक्स वसूलते थे और अपने से ऊपर जो भी अधिकारी थे उनको देते थे। तो श्रीगुप्त पहले थे कि उन्होंने कहा कि क्या दीवान बन के किसी के अंडर में रहना, वैसे भी हम कई सारे गाँव के तो मतलब वसूली करने वाले हैं ही, तो क्यों ना हम अपने आप को किंग घोषित करें। उन्होंने एक छोटा सा डायनेस्टी बना लिया जिसका नाम रखा गुप्त डायनेस्टी। उनकी अच्छी बात ये थी कि वो थोड़े से देखिए, उनको जब राजा बनना है तो उनको अपना एक इमेज बनाना पड़ेगा, सबके साथ एक अच्छा उनको बिहेवियर रखना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई उन्होंने बिल्ड किया एक टेम्पल फॉर चाइनीज़ पिलग्रिम, है ना। चाइनीज़ पिलग्रिम मतलब चीनी लोगों के धर्म के लिए एक छोटा सा उन्होंने आस्था का चीज़ उन्होंने बनाने के लिए दिया। और क्या किया, ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, टेकिंग लिखा गया है, वो तेस्किंग है शायद, है ना। तो जब वो आए थे उनके लिए ही उन्होंने ये बिल्ड किया था पिलग्रिम। और क्या किया था, डोनेटेड 24 विलेजेस, है ना, 24 गांव उन्होंने दान में दे दिए थे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई जब ये देखेगा कि हम बौद्ध धर्म के लिए लोगों के लिए जब ये इतना कर रहा है तो वो भी उनके लिए करेगा, उनकी वाहवाही होगी, लोग बोलेंगे। तो ये नाम थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये तैसिंग है या जिंग ही है कि क्या है पता नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ में क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये ईयर जो है वो हम लोग ये जानते हैं कि इस समय श्रीगुप्त ने जो भी किया वो अपने आप को सिर्फ स्थायित्व देने के लिए, जस्ट टू स्टैब्लिश, है ना। और एक थोड़ा सा इसका एरिया जो था बंगाल की तरफ था। देखिए बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल आप कतई मत समझिएगा, क्योंकि बंगाल उस समय बिहार को लेते हुए यूपी का पूर्वी भाग भी हुआ करता था। तो जहाँ मगध था ना, जहाँ पे आज पटना है, पाटलिपुत्र, उधर ही के हिस्से में ये एक्चुअली स्टैब्लिश किए थे खुद को। और पहला इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा का, है ना। आज से उन्होंने कहा कि मैं आज से अपने आप को महाराज घोषित करता हूँ। इसके बाद कुछ खास जानकारी इनके बेटे घटोत्कच के बारे में नहीं मिलती है। अब बस यही मिलता है कि श्रीगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। अकॉर्डिंग टू सम रिकॉर्ड्स ही वाज द फर्स्ट गुप्त किंग ऑल्सो, है ना। तो फर्स्ट किंग जो थे वो ये थे, है ना। इनका बेटा घटोत्कच, ही वाज द सेकंड किंग। और एक चीज़ और ये बताया जाता है कि इन्होंने डेक्कन में, है ना, मतलब मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा, उस समय ये माना जाता था कि वो दक्षिण का हिस्सा है, पठार जिसे हम आज नागपुर कहते हैं, उसी पठार तक या उस पठार से नीचे जो है वो डेक्कन स्टार्ट हो जाता था। तो थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस पहली बार डेक्कन की तरफ हुआ। ठीक, बस इनके बारे में है इतना ही। और एक चीज़ उन्होंने अच्छा किया कि जो अपने पिताजी का जो सरनेम था, सॉरी, वो महाराजा टाइटल को उन्होंने कंटिन्यू रखा, है ना। महाराजा मतलब राजाओं में राजा। अब आती है इस डायनेस्टी के वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, दैट वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना। ये ईयर थोड़ा सा याद रखिएगा, 320 335। ये फर्स्ट राजा थे जिनका नाम थोड़ा सा ज़्यादा फैला। क्या रीज़न था, रीज़न देख लेते हैं। पहला, इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज कहा, है ना, अधिराज, राज करने वाला, उसमें महाराजा। इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन इन्होंने निकाला, इसलिए कि गोल्ड कॉइन बना मतलब इनको क्या, मेटल्स की अच्छी खासी जानकारी थी, है ना। चलिए इसके आगे, मैरिड टू कुमार देवी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी नेपाल का हिस्सा था, नेपाल प्लस उत्तर प्रदेश का कुछ उत्तरी हिस्सा जो मैदानी भाग है, काफ़ी उपजाऊ। उसकी एक राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उनसे शादी हुई। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो सेकंड है काफ़ी हैंडसम थे, है ना। तो उसके बारे में और एक बार डिस्कस करेंगे जब नीचे चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे तब। तो हुआ ये कि लिच्छवी शादी। अब लिच्छवी ने पॉलिटिकल पावर दिया। क्यों पॉलिटिकल पावर दिया, देखिए लिच्छवी जो थे वो जो संप्रदाय था या जो भी उनका था एरिया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप बंगाली हैं, आप बिहारी हैं, या आप लोग मराठवाड़ा के लोग हैं, वैसे वो लिच्छवी लोग हुआ करते थे। और उनका जो शहर था, जो मतलब बहुत बड़ा एरिया था, या उनका जो साम्राज्य था, वो वैशाली था, है ना। तो वैशाली में देखिए गौतम बुद्ध भी पैदा हुए थे, अजातशत्रु भी हुए थे, बिंबिसार भी थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितना बड़ा मतलब फेमस एरिया रहा होगा, मतलब जैसे आज के समय में बॉम्बे या दिल्ली होता है उस टाइप का वो रहा होगा। तो वैसे जगह की राजकुमारी से शादी होना, है ना। और वो भी देखिए चंद्रगुप्त का बैकग्राउंड क्या है कि छोटे से राजा से वो मतलब राजा थे श्रीगुप्त, उनका बेटा घटोत्कच और उसका चंद्रगुप्त। तो मतलब छोटे से जगह से उभरते हुए आदमी को उन्होंने अपनी बेटी दे दी। किसने दे दी, लिच्छवी राजा ने दे दी अपनी एक कन्या को। उसने क्या किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ये अयोध्या है, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है मुझसे, अयोध्या, साकेत, मगध साउथ बिहार और इलाहाबाद, ये 3 जगहों को उसने कैप्चर किया। ऑफ कोर्स था भाई, पॉलिटिकल पावर आ गया, पैसे आ गए, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को बढ़ाएगा, साम्राज्य बढ़ाएगा, लड़ेंगे तो ससुराल वाले आ जाएंगे, दामाद बाबू की लड़ाई है। तो ये एक रीज़न था उसके एक्सपेंशन का। कम ही एक्सपेंशन हुआ, बट हम ये मान सकते हैं कि उत्तर भारत में एक बड़ा एरिया
उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एरिया उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। महरौली के पिलर में इसकी जानकारी मिलती है। हम इस चैप्टर के लास्ट में सेपरेटली उसको लेंगे, कहीं पे था तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। ये क्वीन कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का ये सिक्का है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों का जैसा भी उनसे ड्राइंग बना, उस ज़माने के लोगों ने इसको बनाया, इतना बना लिया वो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ का मिलता है। चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मिलता, बस ये है कि हाँ उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ बंगाल जो है, बंगाल में थोड़ा सा वो और आगे बढ़ते हैं, मतलब असम के पास तक जाते हैं, असम नहीं जाते हैं, असम तक पहुँचते हैं, याद रखिएगा। और यूपी, जो आज का यूपी हम ये मान सकते हैं, अब देखिए स्टार्टिंग जो है ऊपर मगध, इलाहाबाद का एरिया जब उन्होंने कैप्चर कर ही लिया, तो हम मान सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के कैप्चर में आ चुका था। तो थंबनेल्स में अलग से बना के सेकंड वीडियो में आएगा, है ना। थंबनेल्स में आप लिख सकते हैं शॉर्ट में कि महान राजा थे, महाराजा धीराज थे, कुमार देवी से शादी हुई, लिच्छवी रानी, लिच्छवी संप्रदाय की जो राजकुमारी थी, और उनका बेनिफिशियल उनको रहा, पॉलिटिकली वो गेन किए पावर को, मगध, इलाहाबाद और अवध को कैप्चर किए। अब जो आते हैं ये एक लड़ाकू आदमी, है ना, समुद्रगुप्त। मतलब जो एक्सपेंशन हुआ ज़मीन पर वो समुद्रगुप्त ने करके दिया। इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन की खास बात क्या थी कि वही जगह जीतते थे फिर आगे चल जाते थे, तो उसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी एक इलाके को जीतने के बाद वो आगे की ओर चल जाते थे। और अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये एहसास होगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा एरिया को उन्होंने गवर्न किया था, कैप्चर किया था, बहुत सारे विद्रोहों को भी ख़त्म किया था। यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम हिज कैपिटल एट प्रयाग, इलाहाबाद के पास, देखिए कहाँ, पाटलिपुत्र के पास में ही थे और शिफ्ट होके कहाँ पर आ रहे थे, प्रयाग की तरफ। इन्वेडेड 12 किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, है ना। ये कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आर्यव्रत के हैं, मैंने इनको बुलेट्स में बना के लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की पहली खासियत है कि एम्पायर बिल्डर थे, साम्राज्य को बनाने वाले थे। इंडियन नेपोलियन बाय विंसेंट स्मिथ, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं इतिहास के ऊपर में, कई जगह सिलेबस भी चलती, उन्होंने इनको इंडियन नेपोलियन कहा था। होल नॉर्दर्न इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर कैप्चर नहीं किए थे। वेस्टर्न पंजाब कहाँ पर है, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छूता हुआ वो मैदानी भाग जो काफ़ी उपजाऊ है। राजपुताना, राजस्थान, सिंध भी आपको दिख ही रहा है, सिंध कहाँ तक है, और गुजरात नहीं जीतने के दो रीज़न थे कि यहाँ पे शक, है ना, एक शक संप्रदाय या जनजाति बोली वो थे काठियावाड़ तक में, और कुषाण इधर थे, है ना। तो ये दोनों जो थे ना ये थोड़े से विदेशी थे, मतलब ईरान या बैक्टीरिया का जो एरिया था ना उधर से फंडिंग होता था इनको। तो इनकी विदेशी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी शक्ल, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति हिंदुस्तान के किसी भी एरिया के लोगों से नहीं मैच खाती थी, तो इसलिए थोड़ा सा वो विदेशी जैसे लगते थे। गोरे चिट्टे, आँख छोटे, नाक बड़े, सिंध वाले जो अफगानिस्तान के होते हैं, खैबर पख्तून टाइप के जो लोग होते हैं उनके जैसे थोड़ा सा लगते थे। राजा महाराजा, जनता नहीं थी ना, जनता हमारे जैसी ही थी, जो जिन्होंने गवर्न किया था वो वैसे थे, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा फॉरेनर या फॉरेन एलिमेंट्स हमेशा कहा गया। तो अभी ये सबको नहीं जीता था, बट बाकी हिस्सा जो था, मतलब मालवा हो गया, आज का हरियाणा हो गया, ये सब एरिया वो जीत चुके थे। इन्होंने क्या किया था कि जो एरिया वो जीत जाते थे उनको वो वसल, मतलब अपना खास राज्य बना के रखते थे, और जिनको नहीं जीत पाते थे वो क्या करते थे, उनसे दोस्ती कर लेते थे, है ना। अश्वमेध यज्ञ फर्स्ट जो है, आपने देखा होगा घोड़े में बांध देते हैं और भेज देते हैं कि भाई जिसको लड़ना है लड़ लो हमसे, वरना इसको आगे जाने दो, ऐसा टाइप का जो अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में भी देखा होगा, वो समुद्रगुप्त ने किया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कविराज और विक्रमांक, है ना, विक्रमांक, अंक एक पॉइंट, विक्रम मतलब प्रतापी, प्रतापी अंक पॉइंट है। उन्होंने अपने को, मतलब एक विक्रम का बिंदु, मूल बिंदु जैसा उन्होंने एक वर्ड को अपने पे लगाया था कि वो टाइटल दिया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं, जैसे कई लोग बोलते हैं भाई हो, भाई साहब, नमस्कार, या कोई से लोग आपको, जैसे मुस्लिम है तो बोलेंगे अरे सुल्तान भाई, अरे बादशाह, अरे गुरु, तो वैसे ही टाइटल इनको मिला था कि मैं विक्रम अंक है भाई, विक्रम के अंक मूल बिंदु हैं। कवि राज है, पोएट, कविता होता करते होंगे, शेर व शायरी करते होंगे। खैर अब देखिए नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि इन्होंने 9 रूलर्स किनको किनको मतलब गवर्न किया। पूरम एक जगह था महाराष्ट्र में, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, संबलपुर, रायबरेली, मथुरा, पद्मावती वेस्ट बंगाल एंड किंगडम ऑफ नागाज। मैप में देख सकते हैं आप नागा कहाँ पर है। तो ये सारे 9 जगह इन्होंने कैप्चर किए थे। अब साउथ ईस्ट बंगाल में देखते हैं, फ्रंटियर एरिया में, है ना। ये इसका नाम थोड़ा सा 2-3 अलग अलग किताबों में अलग अलग है। आईसीएसई की कुछ किताबों में समातत्ता है, कुछ लोग इसको समतत्ता बोलते हैं, मुझको तो लगता है समरसत्ता यही है जिसके नाम पे ट्रेन है। खैर अपर असम, कामरूपा भी एक एरिया है जो असम का निचला भाग है, उसका नाम कामरूपा हुआ करता था, तो उस एरिया को भी इन्होंने जीता, है ना। और ये नेपाल में कर्तरीपुरा एक जगह है, उस एरिया को भी इन्होंने जीता था जो बॉर्डर का हिस्सा है पहाड़ के उस पर। और ये इसके बाद में जालंधर,
पंजाब का जो एरिया है वहाँ को भी इन्होंने जीता था। दवाका इन नुआगांग, है ना, ये नुआगांग है कि नौगांग है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो जानेंगे। इंग्लिश में नौगांग लगता है और हिंदी में कई जगह नुआगांग लिखा हुआ है। ये भी असम का एक जिला था, वो भी उन्होंने जीता। तो ये हमको दिखता है कि ये मैदानी भाग से होते हुए पहाड़ की तरफ बॉर्डर हिस्सा जो आज का है उसको भी इन्होंने अपने में जीता। फिर 5 ट्राइबल एरियाज, है ना, अर्जुनयास, युद्धयास और मालवा। मालवा का पठार आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो यहाँ की जो जनजाति उनको भी जीता। अब 5 इनमें से 3 के अंदर कुछ होंगे तो हिस्ट्री में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने जितना मुझको मिला मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद 12 रूलर, मतलब 12 साम्राज्यवादी जो थे, राजा थे डेक्कन के, साउथ के, उनको भी इन्होंने अपने कैप्चर में किया, लड़के किया, है ना। दुर्ग, साउथ दुर्ग, रायपुर, आप सोचेंगे अब रायपुर तो ऑलरेडी यहाँ पे लिया गया, नहीं, ये रायपुर जो है वो साउदर्न वाला है, क्योंकि नॉर्दर्न हमने लिया है, नॉर्दर्न तो जीत चुके हैं, तो ये साउदर्न रायपुर हुआ आपका, ठीक। बिलासपुर भी साउदर्न हुआ। साउथ ऑफ संबलपुर, मान लीजिए संबलपुर जैसे ये बड़ा है तो उत्तरी भाग पहले जीते, दक्षिणी भाग बाद में जीते। जयपुर, ये जयपुर है बट इसका प्रोनाउंसिएशन है जयपुर है ना। तो ये उड़ीसा का कोई एरिया था, उसको भी उन्होंने जीता। गोदावरी, आप समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच रहे हैं। नेल्लोर और नीचे कांचीपुरम, मदुरई के आसपास का हिस्सा। एंड ये विजाग, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये विशाखापत्तनम है। यहाँ विशाखा PATANM है, विशाखापट्टनम। यही विशाखापट्टनम बना है कि क्या बना है वो मुझको आइडिया नहीं है, बट ये विशाखापट्टनम एक बड़ा एरिया था। हाँ, जहाँ विशाखापट्टनम वैजाक है ये वहीं पर है, बट एग्जैक्टली लोकेशन पता लगाना मुश्किल है। इसके बाद वो कहा श्रीलंका, सेलोन गेव परमिशन टू द मेघवर्णा, ये किंग थे वहाँ के, उनको परमिशन दिया क्या के लिए कि वो एक अच्छा सा अपना मोनेस्ट्री जो बौद्ध धर्म का बनता है वो बना सकते हैं बौद्ध ट्री के पास में। मतलब ये कहाँ पर था, ये बिहार में था, है ना। बिहार में जो पावापुरी वहाँ की बात है कि वो उन्होंने परमिशन दिया कि आप यहाँ पे कुछ बना सकते हैं अपने धर्म के लिए। और शक और कुषाण, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, है ना, जिनको ये जीत नहीं पाते उनको हल्का सा फ्रेंडशिप बनाया, मतलब एक न्यूट्रल अपना फेस दिखाया कि भाई हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी कोई इच्छा नहीं है आपके साम्राज्य पे हमला करने के लिए, शादी ब्याह होते रहेगा, व्यापार चलता रहेगा। तो उन्होंने भी देखा भाई ये भी शांति से रहना चाहता है, तो वो हल्के दोस्त बन गए, है ना। पर्सनल लाइफ क्या था कि ब्राह्मणिकल फेथ, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू द हिंदुज़म एंड ही वॉज हैविंग अ ग्रेट फेथ ऑन दैट वन। सो थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म इसके में बड़ा, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो पंडित थे, तो जो हिंदू धर्म में ज़्यादा आस्था रखेगा, थोड़ा सा कट्टर होगा, तो ब्राह्मण से वो पूजा पाठ कराएगा, है ना। तो ब्राह्मणिकल का मतलब है कि वो उस व्यवस्था पे फेथ करता था। पैट्रॉन ऑफ लर्निंग, पढ़ाई के मामले में, जानकारी हासिल करने के मामले में गजब का इनका इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि वसुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनको अपने मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया था। उनका ये तरह था कि नॉलेज तो नॉलेज है, दूसरे धर्म का है तो क्या हुआ, है ना। और उनको वीणा बजाना भी आता था, पोएट थे, इसीलिए इनका एक टाइटल कविराज भी है, शेर व शायरी करते थे साहब, है ना। तो कविराज पढ़ा है, देखिए ये प्रज्ञा प्रशस्त में इनके बारे में जानकारी है ना। और भी है, ये सब हम लोग लिटरेचर जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। बाकी जैसे अश्वमेध लिखा हुआ है, पराक्रमा लिखा हुआ है, किताब मतलब जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो हम सब देखेंगे, है ना। खैर ये सब उसके बारे में जानकारी है। हरिसेन ने लिखा है, इनके राज कवि ने, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। ये एक स्लाइड आ गया तो हमने देख लिया। रामगुप्त के बारे में मैंने अलग से जानकारी हासिल की है जो किताबों में नहीं थी मेरे पास में। 2-3 किताबें जैसे गुड लक पब्लिकेशन का है और एक ICSE जो हमारे यहाँ चलती है उसकी किताबें, अरिहंत की किताबें मैंने देखी। रामगुप्त के बारे में उतना नहीं दिया है जितना कि इधर से मैंने गूगल का भी एक स्लाइड लिया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था कि रामगुप्त जो थे ये बड़े भाई थे, एल्डर थे, है ना। और इनको कोई भी एक रीज़न से, मैं रीज़न थोड़ा विवादास्पद इसलिए यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, इनको हटाकर जो है चंद्रगुप्त जो है, जो उनके छोटे भाई थे वो राजा बने, है ना। और इनका कार्यकाल में 2-3 चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जैन धर्म के भी जो लोग हैं वो इनके समय में थोड़े से फले फूले हैं। उनको इंडिया में खासतौर पे बिहार के एरिया में, कुछ एरिया में उनको इस्टेब्लिश कराया गया। इनको जैनिज़्म को याद रखिएगा, जैनिज़्म बुद्धिज़्म से पहले से चला आ रहा है। अगर आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज़्म अपनाए थे, और उनका जो पोता था अशोक उसने बौद्धिज़्म अपनाया है। तो जैनिज़्म भी था। तो जैनिज़्म को बिहार में एंट्री कर देखा जाए तो रामगुप्त ने करवाया है। इससे जुड़ा हुआ भी एक विवादास्पद और टॉपिक है कि ये भी एक रीज़न था कि लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदुज़म था, है ना, और जो बाकी लोग थे उनको लिए बुद्धिज़्म था, ये बुद्धिज़्म है ना। तो तीसरा कोई एंट्री नहीं था, वो ऑलरेडी था, बट उस जगह में लाया तो लोगों को और ख़राब लग रहा था, भाई 2 धर्म हमारे हैं ही, ये राजा तीसरा घुसेड़ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ रीज़न थे, भाई भाई का आप जानते ही हैं, सत्ता के लिए जो होता है संघर्ष। तो
उसके बाद उस संघर्ष में कौन जीतता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको एक टाइटल था विक्रमादित्य का। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे वो भी काफ़ी हैंडसम थे, अच्छे खासे लंबे चौड़े साफ रंग के थे, बॉडी बिल्डर टाइप का, और ये भी साहब वैसे थे। तो बचपन से ही जब ये इतने इस टाइप के थे, स्मार्ट थे, तो इसीलिए लोग कहते थे कि यार ये अपने मतलब दादा के जैसे हैं, है ना। तो दादा के जैसे, तो इसलिए उसका जो नाम पड़ गया वो चंद्रगुप्त। देखिए मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है शायद, है ना, नहीं लिखा है, चलिए नहीं लिखा है। तो ये नाम इसका पड़ गया कि भाई ये अपने बाप के समुद्रगुप्त के जैसे नहीं है, ये जो है वो अपने दादा के जैसे है, तो हैंडसम है। ये आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है, कुछ सिक्के निकले हैं। उनके भी सिक्के जो थे वो गोल्ड के थे, बट उन्होंने कॉपर के भी सिक्के बनवाए, और एक सिल्वर का भी सिक्का इन्हीं के साम्राज्य में मिलता है, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद सेकंड में मिलता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट में गोल्ड था, कॉपर कम था, बट इनके में तीनों सिक्के निकलते थे। अगर आप गुप्त डायनेस्टी के बारे में देखेंगे ना, तो आपको जो फर्स्ट नाम दिखता है वो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ये तीन लोग दिखते हैं। है तो बहुत लंबा राजवंश, स्कंदगुप्त है, ब्रह्मगुप्त है, बुद्धगुप्त भी है, लेकिन जो तीन ये बेसिकली है। श्रीगुप्त स्टार्टिंग में हमने देखा, बस स्टार्टिंग किया उसने, बट ये तीन आपको याद रखने चाहिए। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। ये बात अलग है कि उसने लड़ाई झगड़े करके या साम्राज्यवादी व्यवस्था जो होती है कि टू एक्सप्लोर देयर किंगडम बाय फाइटिंग बाय वॉर, ये उसने कम किया है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो मुझे जानकारी मैं यहाँ शेयर करता हूँ बहुत शॉर्ट में। चंद्रगुप्त बहुत 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 ज़्यादा समझदार आदमी थे, है ना। चंद्रगुप्त डायनामिक थे, चालाक थे, धूर्त नहीं थे। चालाक का मतलब था उनको पता था हाउ टू गवर्न, लड़ाई झगड़ों को बहुत अच्छे से सुलटाते थे, तुरंत ख़त्म कर देना। टैक्सेशन ज़बरदस्त था, लोगों को पनिशमेंट नहीं थी बट डर ज़बरदस्त था, क्योंकि राजा ने ऐसा बना के रखा था कि देखो भाई आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो देखेंगे। तो लोग क्योंकि खुश थे, पानी की व्यवस्था अच्छी थी, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। और देखिए क्या होता है ना कि जब आपके राज्य में युद्ध कम होते हैं और आप अगर युद्ध कर भी रहे हैं तो आप सिर्फ जीत रहे हैं, तो आपके पास वेल्थ बहुत होगा, अच्छा खासा होगा। तो इससे क्या होता है कि जब तक क्योंकि लड़ाई नहीं लड़ रही है, बहुत दिन से लड़ाई नहीं हुआ है, तो इकोनॉमिकली आप बहुत पावरफुल रहेंगे। लड़ाई में पैसे बहुत खर्च होते हैं, सैनिक मरते हैं। सैनिक कौन होगा? सैनिक जो युवा होगा। तो युवा जब मरता है तो एक गैप आता है समाज में बूढ़े और बच्चों का। तो वो बूढ़े बच्चे के बीच के जो जवान थे वो तो जा चुके हैं, तो कहीं ना समाज में एक खालीपन आ जाता है। अब खेती भी किसानी कौन करेगा, तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत होता है। कमाने वाला मर गया है, कोई पेंशन तो है नहीं कि विधवा को मिलेगा, तो पैसे के मामले में फिर समाज गरीब होने लगता है। और इसके उलट अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो जवान लोग हैं, मतलब 18 से लेके 40 साल के लोग हैं, तो काम भी अच्छा हो रहा है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये सब एक हिडन फैक्टर है। तो ये चंद्रगुप्त फेमस क्यों हुए, है ना। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नवरत्न ऑफ दैट चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, 9 जेम्स इन द कोर्ट। उनके कोर्ट में 9 जो थे नवरत्न थे। इसी को अकबर ने भी फॉलो किया था, जब उनके कुछ सलाहकारों ने कहा कि आपको चंद्रगुप्त सेकंड से ये सीखना चाहिए, तो उसने उसको सीखा। अकबर के बारे में मुझे एक दो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसने ना केवल बुद्धिस्टों से बहुत कुछ अपनाया, बल्कि हिंदू राजाओं से भी बहुत कुछ सीखा। तो ये आपके लिए भी है, नॉलेज जहाँ से ही मिले, अच्छा जहाँ से ही मिले, जिस भी धर्म से मिले, प्लीज़ को ऑब्जर्व करिए। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, आधा घंटा पहुँच गया। कालिदास उनके कोर्ट में थे। अभिज्ञान शकुंतलम से लेके मेघदूत और कई सारे किताब लिखे हैं, वो नीचे स्लाइड में आएगा। तो एक कालिदास उनके यहाँ बहुत फेमस थे, संस्कृत लैंग्वेज के थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नाटक उन्होंने लिखा और बहुत अच्छा नॉलेज उनको संस्कृत में था। दूसरा जो थे नाम जिनका अमरनाथ या अमरकोश है, उन्होंने संस्कृत की डिक्शनरी बनाई थी, है ना। और बहुत सारे उसके पर्यायवाची और वैसे शब्द जो सेम सेम मिलते हैं, जिनके अंत में तुकबंदी सेम होती है, वो सब उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था ग्रामर के बारे में। ये इसका नाम जो है शपनका है, और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थे बहुत ज़्यादा, वो मतलब ज्योतिष विद्या वाले काम करते थे। और इसके बाद धन्वंतरी, बहुत इंपॉर्टेंट, मास्टर इन मेडिसिन, जानकारी इनको ज़बरदस्त था। आयुर्वेद से लेके दूसरे प्रकार के जो भी होते हैं ना, मतलब अब ये खा लीजिए, वो कर लीजिए, आप ऐसे उपवास कर लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए, ऐसे छोटे छोटे नुस्खों को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था और लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुआ। तो अभी देखिए, अभी भी धन्वंतरी जो है उनको कई लोग अपना गुरु के रूप में उनको यूज़ करते हैं, है ना। और ये वारुचि है, इन्हें अपने आसपास के प्राकृतिक भाषाओं का ज़बरदस्त नॉलेज था। उनको ग्रामेटिकली फिगर करने का श्रेय जो है वारुचि को मिलता है। तो जो भी उस समय के आसपास की भाषा रही होगी उसको वो ग्रामेटिकली वो करेक्ट करते थे। तो मगध के एरिया के थे, तो ये मान के चलिए कि मिथिला, अवधी, ब्रज जो है उसका जो भी पुराना रूट रहा होगा उसमें उन्होंने कुछ कुछ लिखा होगा और पढ़ने लायक कुछ किताबें बनाई होगी, मतलब ताम्र में बनाई होगी या उक्तियों के द्वारा लोगों को बताते थे कि भाई आपको ऐसे बात करना है। इसके बाद वरामीर बहुत बड़ा नाम है और
कई सारे किताब भी हैं इनके, और ये बहुत फेमस थे, मास्टर थे, ये भी एस्ट्रोलॉजी में थे, और इनको ना मैथ्स के बारे में भी था, और ये साइंस से भी जुड़े हुए थे, है ना। तो वराहमिहिर एक थे, ये घातक पारा, है ना, ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में थे। कई सारे पिलर में जो लिखे हुए हैं नाम वो इन्हीं के किए हुए हैं। शंकु ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यही शंकु जो है वो गहराई के लिए जब मैथ्स का उपयोग किए थे तो उन्हीं के नाम पे इस कोण कोण बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, कोण, तो यही गहरापन जो था इसका नाम हिंदी में शंकु रखा गया है, वो इनके नाम से है। सच्चाई क्या पूरा क्लियर नहीं है मैथ्स में भी। और एक है वेताल भद्र, ब्लैक मैजिक, है ना, बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे चुटकुटी में कुछ बजा दिया था तो, और वो चुटकी बजा दिया तो लाइट जल गई, लाइट ऑफ हो गया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ था उनके पास जानकारी, है ना। तो ये लोग इनके राज दरबार में थे, है ना, इसलिए नवरत्न इनको कहा जाता है। और अब आते हैं चंद्रगुप्त की खास बातों पर, जिक्र करते हैं कि वो कैसे महान हुए। मिलिट्री कैंपेन समुद्रगुप्त की तरह रखा, बट उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं बने। वो जो था 12 या 9 रूलर्स नॉर्थ में, 12 साउथ में, फ्रंटियर, वैसा नहीं, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी बड़ी थी, है ना। अमीर बाप मतलब थे उनके। अब संपत्ति को मेंटेन करना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। देखिए 100 रुपये को अगर मैं कहूँ कि आपको 1 लाख बनाना है तो चलिए आपने इसको बना लिया, बट अगर मैं कहूँ कि 100 करोड़ है, आप कुछ मत करो, कम से कम इसको ना 100 करोड़ ही बना के भी रखोगे ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर उस लेवल पे जाने के बाद दिक्कतें बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, है ना। तो कम से कम उसने इसको ख़त्म नहीं होने दिया, स्लोली बढ़ा, बट बिना लड़े बढ़े ये। इन्होंने शक गुजरात, आपने पिछले बार पढ़ा होगा कि इनके जो पिता थे समुद्रगुप्त, या जो भी इसके दादा भी जो थे, वो दोस्ती बना के रखते थे, है ना। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेघवर्ण जो श्रीलंका का था, उनसे दोस्ती बना के रखा, उनको कहा कि भाई आप आइए और हमारे यहाँ जो है बौद्धि ट्री के पास कुछ बनाइए। वैसे ही शक और कुषाण के साथ भी उन्होंने दोस्ती बना के रखी, किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना। बट इसने क्या किया, शक जो थे उनको हरा दिया, और काठियावाड़ देखिए मैप में, पेनिनसुला, इसको भी अपने अंडर कर लिया। ये बहुत अमीर एरिया था, विदेशी से फंडिंग वंडिंग थे, वहाँ के मार्केट से लेन देन था, तो व्यापारी तो बहुत ज़बरदस्त रहे होंगे, तो पैसा बहुत था, तो हरा दिया। तो फिर क्या हुआ, जब हरा दिया तो सारा पैसा इनके पास आ गया। सकती या साकरी ये टाइटल लिया। 300 साल पुराना ओल्ड फॉरेन रूल को उन्होंने, जो क्षत्रप थे मराठवाड़ा के एरिया के, उनको ख़त्म किया। गॉट वेल्थ, रिच स्टेट, शक, रिबेलियन बंगाल में जो विद्रोह हुआ उसको कुचला। ये लेने तो समझ में आ गया ना, पैसा मिला, शक लोग इतना साल से राज कर रहे थे, उनको हराया तो सारा उनका पैसा हो गया। सिंधु नदी को क्रॉस किया, और बैक्ट्रिया, मैप में देखिए बैक्ट्रिया कौन सा एरिया है, पाकिस्तान के ऊपर से होता हुआ अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ जो एरिया था वो बैक्ट्रिया है, उसको भी उन्होंने कॉन्कर किया, वहाँ तक गए। मैट्रिमोनल रिलेशनशिप उन्होंने किया नागा राजकुमारी के साथ, कुबेर नागा के साथ, है ना। और उनकी जो बेटी हुई प्रभावती, उसकी शादी उन्होंने किससे कर दी, ये स्पेलिंग मिस्टेक फिर है, वका तक्का है ना। तो एक वतका भी बोलते हैं इसको, वहाँ के राजा जो थे रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी को शादी कराया। तो देखिए एक राज्य तो इनका समधी बन गया, एक बड़ा ताकतवर जो था वो ससुराल बन गया, एक बड़ा राज्य को वो निपटा दिए, दूसरा बड़ा राज्य था उसको भी निपटा दिए। तो 4 जो बड़े राज्य जो समुद्रगुप्त ने छोड़ दिए थे वो किसने निकाल लिए, बड़े राज्य, छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े राज्य जिसको समुद्रगुप्त टच नहीं कर पाया था, उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। प्लस 5वां ये रहा, है ना। तो 5 तो आपको ऐसे दिख गए, बंगाल को और टाइट कर लिया, ये तो खैर इनके पास में था ही। अब जावा, सुमात्रा, कंबोडिया तरफ उन्होंने जहाज भी भेजे, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य। कुछ लोग कहते हैं कि शकों को हराने के बाद जो है उनका नाम विक्रमादित्य पड़ गया था, विक्रम, है ना, नाम बड़े गजब गजब है, विक्रमादित्य, ठीक। और इन्होंने सबसे पहली बार क्या टाइटल लिया था, महाराजा धीराज, है ना, कंटिन्यू रखा महाराजा धीराज का टाइटल को। महाराज फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था और उसको इन्होंने भी कंटिन्यू किया। पर्सनल अचीवमेंट है गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स बनाना। गरुड़ विष्णु भगवान का जो वो वाहक है उसको उन्होंने अपने फ्लैग में डाला, ना केवल फ्लैग में डाला, स्टैम्प्स में भी डाला, सील जिसको बोलते हैं, और कॉइन्स में भी डाला, है ना। तो इससे क्या हो गया, 2 चीज़ें आ गई कि भाई हिंदुज़म के हैं ये, प्लस धर्म हिंदुज़म में भी क्या था कि उसमें शिव को मानने वाले थे और विष्णु को मानने वाले थे। तो विष्णु जी का गरुड़ था, तो इसका मतलब ये वैष्णव को ज़्यादा मानते थे। शिव को ऐसा नहीं, उसमें लोग भी मानते थे, बट क्या होता है आस्था की बात है, कुछ लोग बजरंगबली के पास जाते हैं, कुछ तकलीफ होता है तो, है ना, कोई देवी माता के पास जाता है, तो वैसी ही बात है। तो ये थोड़ा सा विष्णु जी को थोड़ा सा वो ज़्यादा वो मानते थे, तो इस तरफ उनका झुकाव था, तो इससे पता चलता है ना। उसके बाद लॉर्ड विष्णु के बाद 2 कैपिटल्स हैविंग पाटलिपुत्र, इवन दो ही मेड 1 न्यू कैपिटल दैट वाज इन द उज्जैन।
तो उज्जैन में वो ज़्यादा रहते थे। तो इसका रीज़न ये था कि मध्य प्रदेश का जो भाग है वो थोड़ा सा सेंट्रल दिखता है और जो पाटलिपुत्र है यहाँ पर है। तो अब भारत का मैप देखेंगे कुछ इस प्रकार का, राजस्थान ये ऐसा, ये आपको मान लीजिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पर जो है उज्जैन हो गई, ये भारत हो गया मान लीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा उनको सेंट्रलाइज लगता था। ये बैक्ट्रिया एरिया, ये मतलब शक जो थे वहाँ पे, ये काठियावाड़ का हिस्सा हो गया, ये दक्कन हो गया, ये मथुरा हो गया, ये आपका पाटलिपुत्र हो गया। तो थोड़ा सेंट्रलाइज उनको लगता था उज्जैन, तो उन्होंने एक और राजधानी उज्जैन को बनाया। इसके बाद कुमारगुप्त के बारे में आता है और यहीं पे हम चैप्टर कर रोकेंगे वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में अगले कुमारगुप्त आए थे और यहाँ पे उन्होंने कॉपर प्लेट में बहुत सारे दामोदरपुर में उनके बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ पे भी उन्होंने महाराजा धीराज को रखा है। लेकिन किस दिक्कत ये था कि इनके समय में ना फिर से वो जो शक थे, कुषाण थे, वो वापस आते हैं, है ना, और कुछ कुछ जगहों को जीतने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई कुमारगुप्त के साथ में ही गुप्त वंश जो है वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा तुरंत नहीं हुआ, मतलब 100 मॉल थे या 100 फैक्ट्री थे, उसमें से 10 बंद हो गए। तो एक बंद होना भी थोड़ा सा फील होता है कि भाई ये अब नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ से उनका डिक्लेरेशन शुरू होता है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो जानकारी के लिए दूसरा जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आर्ट कल्चर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में।